आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनवीएन के खास कार्यक्रम दिल्ली दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। अब दिल्ली के इलेक्शन में असदुद्दीन अवैसी और योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो चुकी है। ये तमाम विषय हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। जब आम आदमी पार्टी बनी थी उस वक्त तो एक नारा बहुत जोर शोर से लगता था और वो ये था कि दिल्ली में केजरीवाल और देश में मोदी। अब दोनों लोग, राहुल गांधी भी ये बात कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, वो दोनों मुद्दों पर एक जैसे हैं। वो दलितों के मुखालिफ हैं, ये भी दलितों के मुखालिफ हैं। इसी तरह अब ओवैसी साहब भी ये बात कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? राहुल गांधी ने जो बात कही थी अपनी पहली रैली में, वो राहुल गांधी को नहीं बोलनी चाहिए थी। राहुल गांधी कांग्रेस के टॉप लीडर है और ऐसी बातें टॉप लीडर के मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। दिल्ली की यूनिट जो कांग्रेस की है वो हमेशा से केजरीवाल के विरोधी रही है और कांग्रेस ने पिछली बार भी, अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव में जब गठबंधन हुआ था दोनों पार्टियों के बीच, तो दिल्ली यूनिट ने उसकी काफी मुखालफत की थी। 2019 में गठबंधन इसी वजह से नहीं हो पाया था। तो जब अगर राहुल गांधी खुद केजरीवाल के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करेंगे कि भाई वो मोदी जैसे है, मोदी बराबर है, तो आगे चल के जब कभी इंडिया गठबंधन की राजनीति करेंगे और केजरीवाल उनके बगल में खड़े होंगे तो उस वक्त राहुल गांधी को दिक्कत हो सकती है। तो केजरीवाल, मैंने जैसे पहले कहा कि कांग्रेस को एक लाइन खींचनी होगी कि भाई हमें इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन की राजनीति करनी है या फिर हर स्टेट में अकेले अकेले जाके चुनाव लड़ना है। तो ये राहुल गांधी के सामने, कांग्रेस के सामने एक बड़ा चैलेंज है। जहां तक रही बात असदुद्दीन ओवैसी साहब की, ओवैसी साहब की पार्टी एलानिया तौर पर पहली बार दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। पिछली बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, उससे पहले भी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। और उनके उम्मीदवारों की लिस्ट पर अगर आप नजर डालें तो ये साफ लगता है कि ऐसे उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं जिन पर आरोप है दिल्ली दंगों में शामिल रहने का। वो जेल में बंद है, उनपे कुछ मामलों में जमानत किसी को मिली है, कुछ मामलों में जमानत नहीं मिली है। तो एक ज्यादातर लोगों का कहना ये भी है कि साहब ओवैसी साहब के इस तरह के उम्मीदवार उतारने से दिल्ली के चुनाव में ध्रुवीकरण हो सकता है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सकता है, जिसका फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। तो ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ओवैसी साहब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। क्या उनका उसके पीछे क्या मकसद है, क्या नहीं है, तो अब दूसरी बात है कि जब उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं तो अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए भी वो आएंगे। और कई विधानसभा चुनाव को अगर हम नजर डालें तो असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी की मौजूदगी ही, उन्हें वोट कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन उनके मौजूदगी से चुनाव में जो माहौल बनता है उसका फायदा बीजेपी को होता रहा है। ये बात कई चुनाव में साबित हुई है। तो दोनों के पीछे क्या है कि अगर अगर मान लीजिए कि अवैसी साहब को लगता है कि साहब केजरीवाल और मोदी एक जैसे हैं, तो बीजेपी को हराने के लिए उनके पास, या बीजेपी को जो पार्टी हरा रही है वो उसके साथ गठबंधन करके उसकी मदद क्यों नहीं करते हैं, इस तरह के सवाल उठते हैं। तो कुल मिलाकर के ये लगता है कि केजरीवाल तो इस चुनाव के केंद्र बिंदु में है ही। उनकी अपनी पार्टी का भविष्य तय होना है, उनका अपना राजनीतिक भविष्य तय होना है। केजरीवाल को हराने के लिए उनके नई दिल्ली विधानसभा सीट पर काफी कोशिशें हो रही है। कांग्रेस ने भी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी भी कोशिश कर रही है, साहिब सिंह वर्मा के बेटे को उन्होंने उतारा है, प्रवेश वर्मा। केजरीवाल अगर चुनाव व्यक्तिगत रूप से अपना चुनाव हार जाते हैं, हालांकि चुनाव हारने के बाद भी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन अगर वो चुनाव हारते हैं तो एक तरह से नैतिक हार उनकी मानी जाएगी। और तो बीजेपी की कोशिश यह है कि उन्हें चुनाव में इसी तरह हराया जाए। तो गजाली साहब, कुल मिलाकर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव बहुत क्रूशियल है और इस पे आगे की राजनीति की दिशा क्या होगी, उसकी दशा क्या होगी, काफी हद तक दिल्ली के चुनाव नतीजे उसको मुतासर करेंगे। और मुझे लगता है कि ओवैसी साहब की पार्टी का चुनाव मैदान में उतरना एक इम्पोर्टेंट घटना इस चुनाव की है। उनकी पार्टी को कितने वोट मिलते, क्योंकि उनके उम्मीदवारों के लिए भी काफी लोग जो जज्बाती किस्म के मुसलमान हैं वो
उन क्षेत्रों में काफी एक्टिव है। उनकी पार्टी के जीतेंगे नहीं जीतेंगे एक अलग बात है, लेकिन उससे एक उन इलाकों में एक हवा तो उनकी उनकी बनी हुई है। कल कल या परसों शायद ओवैसी साहब ओखला में आए थे अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के लिए, तो सुना है कि काफी क्रेज उनका रहा उसके अंदर देखने को लगा है। तो केजरीवाल की तुलना मोदी से करना या उन्हें छोटा मोदी बताना, ये कांग्रेस और ओवैसी साहब दोनों कर रहे हैं। लेकिन यही यही चीज जो है, ये लाइन कांग्रेस के लिए आगे चल के मुश्किल पैदा कर सकती है। जी अपर्णा जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आम आदमी पार्टी का उभार कांग्रेस की बुनियाद पर हुआ है। उसने दिल्ली में कांग्रेस से सत्ता छीनी, उसने पंजाब में कांग्रेस से सत्ता छीनी, उसने हरियाणा में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, उसने गुजरात में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं बल्कि जब लोकसभा का गठबंधन हुआ दिल्ली में हरियाणा में, उस वक्त पंजाब में आम आदमी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया और दिल्ली में कोई एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ जिसमें दोनों लीडरों ने, केजरीवाल और कांग्रेस के राहुल गांधी ने मंच साझा किया हो या कंबाइन कोई रैली की हो या कोई रोड शो किया हो। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या कांग्रेस अलग से जो चुनाव लड़ रही है वो इंडिया गठबंधन से अलग होकर, इसका क्या असर पड़ेगा कांग्रेस पर और क्या असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी पर? देखिए, दिल्ली में जब भी चुनाव लड़ा जाता था, और मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा और उसके बाद फिर शीला जी ने जब चुनाव लड़ा, तो हमेशा दो पार्टी का ही मुकाबला होता था। छोटी छोटी पार्टियां बाकी आती थी, राज्यों में जो बड़ी पार्टियां बनती थी वो आती थी, लेकिन दिल्ली में ढेर हो जाती थी। दिल्ली में वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाती थी। बेसिकली वोट काटू पार्टी थी, चाहे वो बीजेपी के लिए हो चाहे वो कांग्रेस के लिए हो। जब आपका उभार आया तब उस समय की जो स्थिति थी, एक इतना बड़ा आंदोलन किया ने, और उसके बाद एकदम आप बनकर आ गई। और आपके वाकई उस समय जितना बड़ा जो फाउंडेशन बना था उसके लोग कहाँ कहाँ गए ये भी पता है। तो जब ये आपका उभार हुआ तो आप पहले तो पार्टी बन के आ नहीं रही थी, लेकिन जो ये बनी तो ये कांग्रेस की जमीन पे ही बनी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस समय एक इनडायरेक्ट मैसेज कांग्रेस में भी था कि अगर शीला दीक्षित जी 3 बार के बाद चौथी बार अगर वो चुनाव जीत के आती तो पीएम कैंडिडेट हो सकती थी। ऐसे फुसफुसाहट हम लोग कांग्रेस में सुनते थे। तो कहीं ना कहीं शीला दीक्षित को बीजेपी से तो विरोध था ही, आपसे उनको विरोध चल रहा था, और उस समय कहीं ना कहीं उनकी अपनी पार्टी भी उनका हल्का हल्का विरोध कर रही थी। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो पूरा का पूरा जो चुनाव था उस समय जब आप आई तो वो इसलिए नहीं आई क्योंकि शीला दीक्षित फेल हुई, वो आप इसलिए आई क्योंकि बाकी कोई और पार्टी लड़ना नहीं चाहती थी। और जिन मुद्दों पर आई आप, उन मुद्दों पर उनको एकदम जीत मिली और उन्होंने बड़े बड़े वादे किए। लेकिन वो सारे के सारे जो वादे थे वो बहुत अच्छी तरह पूरे हुए ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया मैं 95 से कांग्रेस कवर कर रही है, दिल्ली की सरकार कवर कर रही हूँ। तब से लेकर अब तक जो हमने देखा है 25-30 सालों में, उसमें जितना जो बुनियादी काम हुआ था वो शीला दीक्षित के टाइम पर काम हुआ था। चाहे वो कॉमनवेल्थ के नाम पर हो, चाहे वो आज की डेट में जो हम लोग सड़क देखते हैं, चमकते हुए सड़क या फिर जो एस्केलेटर्स वगैरह देखते हैं, वो उनके टाइम पर काम हुआ था। आपने उसको मेंटेन किया, लेकिन बहुत बढ़िया मेंटेन नहीं किया। आज की तारीख में दिल्ली की जो जनता है वो कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता से परेशान है, और वो दोनों लेवल पर परेशान है। वो आपके लेवल पर भी परेशान है, वो एमसीडी के लेवल पर भी परेशान है। तो कहीं ना कहीं अंडर करंट जो इस समय चल रहा है वो बड़ा कंफ्यूजन वाला चल रहा है। क्योंकि इसी यही एक कारण है कि दिल्ली में बड़े बड़े विशेषज्ञ भी नहीं बता पा रहे हैं कि भाई कौन सरकार बन के आएगा। राहुल गांधी के सामने ये चुनौती जरूर है कि भैया इंडिया गठबंधन को बचाएं या फिर कांग्रेस को बचाएं। को कांग्रेस यहाँ मजबूत रही, अगर वो एक बार जम के लड़ते हैं तो उसकी वापसी के भी चांसेस हैं, तो वो उसको बचाएं। अब ये 10 सीटें या 12 सीटों की बातें कर रहे हैं जो कांग्रेस जिसने यहाँ पे सरकार बनाई है 3 टर्म्स में, वो आज की तारीख में 10 और 12 सीटों की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का मनोबल गिरा भी है और वो कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी अगर या कांग्रेस एक बार जम के चुनाव लड़े तो हो सकता है वो बेहतर कर सके। आप
के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, आपके बड़े बड़े नेता जेल में जा चुके हैं, वो भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी परेशान है और उनकी मजबूरी भी है उनको इस चुनाव में जीतना ताकि वो दिखा सकें कि भाई हम कितने मजबूत हैं। और बीजेपी जो कि इस समय बड़े शांत होकर, अब योगी जी का अगर आप प्रचार हटा दीजिए तो बीजेपी के जितने भी, उसमें कोई बड़ा नेता अभी वाकई सामने नहीं आ रहा बीजेपी की तरफ से, और उनके अपने अपने लोग अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव का वो कर रहे हैं, और उसमें जो लोग आएंगे, बीजेपी ने इस बार बहुत सारे पुराने लोगों को काटा, आज आपने भी इस बार बहुत सारे पुराने लोगों को काटा, तो ये कहीं ना कहीं आपसी गठबंधन, मतलब हर पार्टी के बीच में अपनी कुछ जो विरोध की राजनीति चल रही है, ये तीनों पार्टी झेल रही है। और इसका मतलब इस बार जब हम लोग बात कर रहे थे एक बार सारे पत्रकार मिलकर, तो बात ये हो रही थी कि भाई जो चुनाव का दिशा कौन तय करेगा ये आखिरी के दिनों में ही पता चलेगा, आखिरी के 3 या 4 दिनों में। अभी तक तो अंडर करंट में किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। तो चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है और लोगों को समझ आ नहीं रहा है, अब वो जातीय समीकरण पे ले, धार्मिक समीकरण पे ले, या फिर किसी भी तरह ले, लेकिन अभी तक लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि लोग किसके पक्ष में चुनाव वोट डालेंगे। बीजेपी कहीं ना कहीं अपने वो आरएसएस के पूरे उस पर टिकी हुई है। कांग्रेस का जो जमीनी नेता है वो अपने थोड़े बहुत उस समर्थन पे टिका हुआ है, लेकिन उन्होंने जमीन पे बहुत ज्यादा काम किया नहीं है। आपके जो लोग थे वो भी अभी इसी उस पर वो है कि कहीं ना कहीं डरे सहमे हैं भ्रष्टाचार के आरोप से, तो वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। मैं जनकपुरी से हूँ और हमारे पास पिछले चुनावों तक हमेशा पैम्पलेट्सों की मतलब भरमार हो जाती थी। इस बार सिर्फ बीजेपी का पैम्पलेट अभी तक आया है जितना हम लोग देख रहे हैं। मैं एक विधानसभा की बात कर रही हूँ। तो जो मुकाबला हो रहा है, बाकी जो 2 पार्टियां हैं उनका कहीं कैंडिडेट पता नहीं चल रहा है। और यही कोई ना हर क्षेत्र में यही हो रहा है, हर विधानसभा क्षेत्र में ये हो रहा है कि जो मजबूत कैंडिडेट है वो लगा हुआ है अपना मुकाबला करने में, उसको राष्ट्रीय दल से कितना फायदा मिल रहा है ये अभी नहीं समझ आ रहा है। जी अनुमा जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि राहुल गांधी की जो रैली थी उसमें जो जो चीजें राहुल जी ने उठाई थी उस पर अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि मैं उनका कोई जवाब नहीं दूंगा, बल्कि मैं देश बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं और राहुल गांधी पार्टी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप किस हद तक इस बात से सहमत हैं कि ये किस तरह का देश बचा रहे थे जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर, उसके वोट काटकर, उसको नुकसान पहुंचाकर और अपनी पोजीशन बना रहे थे या नेशनल पार्टी बनने में लगे हुए थे? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है सबके सामने कि इस देश में अगर बीजेपी से कोई आज भी लड़ने में सक्षम है वो केवल कांग्रेस है। और अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हटा देती है 1 से ज्यादा राज्यों में, तो बीजेपी के लिए उस राज्य को अगले टर्म्स में कैप्चर करना आसान हो जाएगा। तो ये एक बड़ी साफ बात है। अब अगर अरविंद केजरीवाल 7 लाख में बन जाने वाले स्कूली कमरे को 24 लाख रुपए में बनवा रहे थे, तो क्या वो देश बचा रहे थे? अगर वो शराब की दलाली करके 2000 करोड़ डकारने वाले थे, तो क्या देश बचा रहे थे? क्या सीएजी की रिपोर्ट को, जिसको उन्होंने विधानसभा में चर्चा का विषय नहीं बनने दिया, क्या उसको डिले कराकर, डेफर कराकर क्या वो देश बचा रहे थे? क्या कोविड के दौरान जब लोग ऑक्सीजन और बेड के लिए तड़प रहे थे, तो वो आए थे क्या देश बचाने के लिए? केजरीवाल जी पराली जलाने का ठीकरा वो किसानों पर फेंक रहे थे, तो क्या वो देश बचा रहे थे? जब यमुना को साफ करने का झूठा वादा कर रहे थे, तो क्या देश बचा रहे थे? और 34 करोड़ के उस अय्याशी वाले महल को जो उन्होंने बनाया, तो क्या वो देश बचाने के लिए किया था? कह के कुछ आए थे, कर कुछ और रहे हैं। आम आदमी पार्टी कल एक विधायक का ऑडियो क्लिप लोगों के सामने कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाया था। शरद चौहान जो अलीपुर के विधायक हैं, इस बार भी टिकट मिला है, वो किसी से कह रहे थे कि मुझे मनीष सिसोदिया ने कहा था आप अपनी भी सेटिंग कर लो और ये लिकर माफिया के साथ अपना सेटिंग जमा कर चुनाव लड़ने के पैसे वगैरह बना लो, और उन्होंने मना किया था। और वो वीडियो ऑडियो क्लिप जो थी वो हमने सुनाई है। मैं अगर ये देखूं कि आतिशी
जो दूसरों के सामने गिमिक कर रही थी कि उनके पास चुनाव लड़ने को पैसे नहीं है, ये सारी चीजें आपस में विरोधाभासी हैं। अरविंद केजरीवाल बहुत सुविधाजनक तरीके से कांग्रेस को परिदृश्य से हटाना चाहते हैं। उनके चुनाव लड़ने से नुकसान केवल और केवल कांग्रेस का होता है, बीजेपी का नहीं होता है। और अरविंद केजरीवाल को हमने, जो एक रेवेन्यू ऑफिसर थे, उम्मीद तो ये की थी कि ये जो तंत्र है उससे निपट पाएंगे और तंत्र को, फाइलों को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन पूरे समय उन्होंने मेलोड्रामा किया, नौटंकी की। उनके सारे मंत्री एक से बढ़कर एक, मतलब आप कहें तो अलग अलग ड्रामेटिक्स करने में, थिएट्रिक्स करने में सबसे ज्यादा आगे हैं। नरेंद्र मोदी जी से केजरीवाल जी ने ये सीखा है कि जिस तरह से मोदी जी मार्केटिंग करते हैं, इसी तरह से ये अपनी मार्केटिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने पिछले टर्म में कुछ काम किए थे जो लोगों ने देखे, लोगों ने सराहे, लेकिन इस टर्म में तो उनका पूरा ध्यान और इलेक्शन लड़ने के लिए और फंडिंग जो पाने के लिए लगा रहा। उसके कारण भ्रष्टाचार किए। इनके सारे मंत्री, बड़े बड़े मंत्री इनके जेल में थे। तो कुल मिला के बात यह है कि आज दिल्ली में जिस तरह से इन्होंने रिहायशी इलाकों में लिकर की दुकानें खोली थी और एक के साथ एक लिकर बॉटल फ्री का जो इन्होंने ऑफर दिया था, उससे सोचिए तो सही महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो सकती है। दिल्ली आज ड्रग अब्यूज में आगे बढ़ रहा है, लिकर अब्यूज में आगे बढ़ रहा है, और उधर भारतीय जनता पार्टी ने वोटर लिस्ट स्कैम कर रखा है। तो कुल मिला के ये दोनों पार्टियों से इस समय देश को बचाने की बहुत जरूरत है। कांग्रेस के वोट खाने के लिए ओवैसी भी उतार दिए गए हैं, आम आदमी पार्टी तो है ही, लेकिन उस सब के बावजूद भी मुझे लगता है कि लोग बाग समझेंगे। और इस बार मैं सीटों पे 10-12 की बात नहीं करूंगी, मैं जरूर ये बात करूंगी कि हमारा वोट शेयर जो 4% पर चला गया था, वो ऊपर उठकर 16% तक, 17% तक, 20% तक भी जा सकता है। जीतना नहीं जीतना तो थोड़ा आगे चल के हम उसके बारे में सोच सकेंगे, जब हमारे वोट शेयर होंगे और लोग हमारे साथ आएंगे। जी सलीम साहब, हमारा टाइम खत्म हो चुका है। मेरी आपसे आखिरी टिप्पणी कि कांग्रेस इस बार क्यों बहुत मेहनत से चुनाव नहीं लड़ रही, जबकि इब्तिदा उसने बहुत अच्छी तरह की थी, अब वो थोड़ी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। इसकी क्या वजह है और चुनाव पर आपका क्या आकलन है? आखिरी टिप्पणी आपकी। देखिए, वो दिल्ली में क्या हो रहा है, ये आप लोग तीनों लोग दिल्ली में बैठे हैं तो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि कितनी लड़ रही है और कैसी लड़ रही है और कैसे लड़ना चाहिए और क्यों वगैरह। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही, उस पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। यूसुफ साहब ने बहुत अहम बात कही कि अभी अनुपमा जी ने जितनी बातें कही आम आदमी पार्टी के खिलाफ, ये सारी बातें लोकसभा चुनाव से पहले हुई थी। लेकिन ये कि इसके बावजूद इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी को शामिल किया गया, ये एक सच्चाई। तो अगर वो इतना खराब है पार्टी और बीजेपी के इतनी मददगार है, आप भी बार बार कह रहे हैं, तो उसको इंडिया गठबंधन में खड़ा भी नहीं रहने देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने अलग से इलेक्शन लड़ा, फिर भी उसको नहीं निकाला गया। तो मैं ये समझता हूं कि ये सारा खेल जो है वो यूटिलिटेरियन अप्रोच का है। कांग्रेस को ये उम्मीद थी या इंडिया गठबंधन को ये उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी को साथ लेने की वजह से बीजेपी को जो है वो दिल्ली में शिकस्त होगी, बीजेपी अपनी सीटें नहीं जीत सकेगी, उसकी 7 सीटें चली जाएंगी, या कम से कम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ में आने की वजह से 5 सीटें तो मिल ही जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पंजाब में भी जो लोकसभा का चुनाव था उसमें आम आदमी पार्टी का कोई बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। तो अब कांग्रेस को ऐसा लगता है, जो इंडिया गठबंधन को लीड कर रही है, कि आम आदमी पार्टी की हमको जरूरत नहीं है, इसका जो है वो यूटिलिटी नहीं है, ये बीजेपी को नहीं हरा पा रही है। इसलिए कांग्रेस ने ये सोच लिया कि अब अपनी पार्टी को मजबूत करो और इसको जो है वो बीजेपी की बी टीम बना दो।
तो अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी जीत जाती कुछ अच्छी सीटें, तो फिर ये जो है वो बातें नहीं होती। लेकिन अब यह है कि हर आदमी का अपना फायदा वो देखता है, और राजनीति में तो यही होता है, और यही चीज हमको दिल्ली में दिखाई दे रही है। जी, तमाम मेहमानों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर एक और मुद्दे के साथ में आपके सेवा में हाजिर होंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत।